हेलो एवरीवन। सो आज एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर है मिस्टर अजय देवगन। नाउ मिस्टर अजय देवगन जो हैं इन्होंने सोचा कि चलो एक अच्छा सा कैफ़े ओपन किया जाए। अब कैफ़े इन्होंने ओपन तो कर लिया, खूब अच्छे से चल भी रहा था, बट अब इन्होंने सोचा कि यार कैफे ठीक ठाक चल रहा है तो क्यों ना अब इसके थोड़े एक्सपेंशन पे काम किया जाए। अब एक्सपेंशन पे काम करने का मतलब चाहिए क्या? पैसा, पैसा, पैसा। इस पैसे को रेज करने के लिए इन्होंने अप्रोच किया अपने 3 दोस्तों को। पहला प्रभास, दूसरा रितेश एंड थर्ड अपने रणवीर भाई। नाउ इन लोगों ने, प्रभास, रितेश और रणवीर ने अजय के कैफे में पैसा इन्वेस्ट किया। नाउ काम जो है सब ठीक ठाक चल रहा था और ये तीनों कन्वर्ट हो गए शेयर होल्डर्स में, क्योंकि जैसे ही इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया तो अजय ने इनको अपने कैफे का एक एक शेयर जो है वो इनके नाम कर दिया। अब जैसे ही इनके पास अजय के कैफे का शेयर आया, यानी ये शेयर होल्डर बन गए, तो अब इन्होंने स्टार्ट किया टू शो ऑफ। शो ऑफ व्हाट? शो ऑफ कि भैया हम जो हैं हम तो अब हैं इस कैफे के शेयर होल्डर्स। और इसी बात पर अब ये तीनों इतराने लगे, बलखाने लगे। ओके, प्रभास जो है ये हमेशा वेटर को बुलाते, हमारे वेटर का नाम था छोटू, तो हमेशा छोटू को बुलाते और बोलते कि मुझे तो है फिल्टर कॉफी की नीड, तो मेरे लिए जब भी लेकर आया करो तुम फिल्टर कॉफी लेकर आया करो। अब छोटू सोचे कि फिल्टर कॉफी तो है ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अब ये शेयर होल्डर है, इनके लिए बना दिया जाए, मेन्यू में ऐड कर दिया जाए। जैसे ही फिल्टर कॉफी की नीड और डिमांड फुलफिल की गई अपने रितेश भाई। अब रितेश भाई का कहना है कि इनको जो है चाय में शुगर थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो इन्होंने डिमांड की कि मेरे कॉफी में, मेरे चाय में तुम शुगर ज्यादा डाला करो। नेक्स्ट रणवीर, मतलब मस्त मौला आदमी, अब इनको ना चाय से लेना देना ना कॉफी से लेना देना, इनको चाहिए डीजे। इनको चाहिए कि हर रात जो है यहाँ पे डीजे का भी कार्यक्रम किया जाए। अब जैसे ही इनकी डिमांड्स देखी किसने? अजय देवगन ने। और इनको बताया किसने? इनके चेले छोटू ने। ओके, अब छोटू ने जाके शिकायत दर्ज कर दी अजय के पास कि भैया भैया ये तीनों जो आपके दोस्त हैं ये तो हवा में उड़ रहे हैं, शेयर होल्डर जब से क्या बने कि इनकी तो डिमांड बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो अब अजय देवगन ने सोचा कि यार बात तो सही है, इन तीनों की जो है डिमांड दिन पर दिन बहुत बढ़ती जा रही है, तो ये तो नहीं चल पाएगा बहुत लंबे समय तक। तो अब अजय ने क्या किया? अजय ने कॉल की एक मीटिंग, तीनों को बुलाया गया, प्रभास, रितेश, रणवीर। और इस मीटिंग में अजय ने बहुत क्लियर कट एक बात बोली कि सुनो सुनो दोस्तों, ये जो है ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जहां पे तुम एडमिन बन के बैठे हो, जहां पे तुम अपने सजेशंस दे रहे हो, जहां पे तुम अपने डिमांड्स लेकर बैठे हो, और रोज सिर्फ यही काम नहीं है कि तुम्हारे डिमांड फुलफिल किए जाए। तो मैं तो हो गया हूं अब परेशान, और तुम्हारे इस चक्कर में जो छोटू को मैंने लगाया वो भी जाएगा यहाँ से भाग। तो इस वजह से मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। तो अब जो मैंने तुम्हें शेयर्स दिए थे, तुम एक काम करो, मुझे तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं रखना, तुम वो शेयर मुझे वापस कर दो। ओके, तो अब प्रभास, रितेश, रणवीर तीनों को ये बात आई समझ में। तो अब उन्होंने इससे पूछा कि अगर हम तुम्हें शेयर देंगे तो तुम बदले में क्या करोगे? तो अजय देवगन ने कहा
कि जिसको पैसों की ज़रूरत है और जिनको चाहिए कि शेयर का कोई लेना देना नहीं है, जो यूज़ नहीं है, तो वो शेयर मुझे वापस करें, मैं उनको जो है पैसा दे दूंगा। लेकिन अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसको शेयर रखना है अभी भी, तो फिर मुंह पे चुप्पी, फिर कोई डिमांड नहीं करेगा और मैं फिर पैसे नहीं देने वाला, तुम शेयर रखो, आई एम नॉट टेकिंग इट बैक फ्रॉम यू गाइस। ओके, अब ये पूरा सिनेरियो हुआ। अब इस पूरे सिनेरियो में ये डिसाइड किया गया कि प्रभास जो है, प्रभास अपने शेयर्स को वो वापस कर देंगे, किसको? अजय को। और अजय क्या करेगा? अजय जो है, जो भी इस शेयर का पैसा होगा वो प्रभास को पे कर देगा। नाउ ये जो हमने पूरी चीजें पढ़ी, इससे अजय देवगन और उसके कैफे पे इंपैक्ट क्या हुआ? अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी अननेसेसरी इंटरफेरेंस या ओवर इंटरफेरेंस जो हो रही थी शेयर होल्डर्स की, वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, राइट? दूसरा, शेयर होल्डर्स कम हो गए। तो जब शेयर होल्डर कम हुए तो वापस से कंट्रोल, वापस से ओनरशिप किसके पास आ गया? अजय के पास आ गया, उसके कैफे के पास आ गया। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। अब ये अरेंजमेंट है क्या? तो इस पूरे अरेंजमेंट का नाम है बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज की क्यों जाती है? तो एक तो हमने रीजन देख लिया। पहला रीजन कि बेसिकली ओनरशिप एंड कंट्रोल जो है उसको वापस लेने के लिए। ईपीएस को इंक्रीज करने के पर्पज से। थर्ड, जो भी शेयर प्राइस है उसको सपोर्ट करने के लिए। एंड कोई भी अगर सरप्लस कैश है तो उसको शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए, टू पे सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स। ओके, तो ये रीजंस है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को बाय बैक करती है, यानी कि शेयर्स को कैंसिल करती है। ओके, अब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमें एक इक्वेशन के थ्रू समझना है। वो इक्वेशन है क्या? दैट इक्वेशन इज कि लेट से अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करने के लिए, यानी कि अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर है उससे हमें वापस उसके शेयर्स चाहिए हमें हमारे, तो हम क्या करेंगे? हमें उसे पैसे पे करने पड़ेंगे। तो वो पैसा हो सकता है कि अगर 100 का हो तो हमें वो 110 पे करना पड़े या 120 पे करना पड़े। क्यों? वो वापस क्यों देगा शेयर? जब उसको कोई फायदा होगा तभी देगा ना। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज प्रीमियम। ओके, पेबल ऑन बायबैक। ये अमाउंट जो है ये ड्यू होता है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। ये पूरा हमें कॉन्सेप्ट जो है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें इस इक्वेशन के थ्रू जो है ये हमें पढ़ना है। ओके, अब अगर बात करें तो यस, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीए इंटर, ये दोनों में ही ये टॉपिक्स जो हैं ये अच्छे से कवर किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर इससे कोई भी लर्निंग्स आप ले रहे हैं, दैट मीन्स ये आपको ईदर ऑफ द कोर्स में काम आने वाला है। इसके अलावा बीकॉम, एमकॉम और अदर कोर्सेज जहाँ पे भी बायबैक ऑफ शेयर्स टॉपिक अगर कंसिडर्ड है तो वहाँ पे आप इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। ओके, नाउ इस टॉपिक में प्रैक्टिकल पोर्शन में बढ़ने से पहले कुछ हम ऐसे बात कर लेते हैं जो इसके प्रोविजंस रिलेटेड बातें हैं। ओके, अब ये पूरा जो टॉपिक है बायबैक का, बेसिकली ये गवर्न होता है किससे? सो सेक्शन 68 जो है
of the Companies Act 2013. ये सेक्शन जो है ये बायबैक ऑफ शेयर्स जो है उसको गवर्न करता है. ओके, अब इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, सेक्शन 68 क्या क्या बातें बोलता है, तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहली चीज जो सेक्शन 68 कहती है दैट इज बायबैक जो होना चाहिए वो ऑथराइज्ड होना चाहिए बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सेकेंड, बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के बायबैक नहीं किया जा सकता. सो इट हैज टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग. थर्ड, सारे शेयर्स they must be fully paid up. यानी अगर पार्टली पेड हैं तो पार्टली पेड शेयर्स जो हैं वो बायबैक नहीं किए जा सकते, कैंसिल नहीं किए जा सकते. पहले उन्हें फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके बाद वंस दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप, उसके बाद जो है कैंसिलेशन यानी कि बायबैक जो है वो किया जा सकता है. इट इज ग्रांटेड. ओके. फोर्थ, फ्री रिजर्व्स are used for this purpose, including securities premium. अगर कोई पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पड़ा हुआ है तो वो पैसा भी यूज किया जा सकता है इस पर्पस के लिए. ओके. Next, it can be done by issuing fresh issue of shares as well. But ये जो हम शेयर्स की बात कर रहे हैं ये होना चाहिए अनदर क्लास. अनदर क्लास का मतलब हो गया कि जो इक्विटी शेयर हम कर रहे हैं वो इक्विटी शेयर नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं. उसके थ्रू हम ये जो पैसा अरेंज करेंगे उसको हम यूज कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए और उनके शेयर्स को वापस परचेज करने के लिए. नेक्स्ट, सेक्शन 68 जो है वो 3 कंडीशंस भी लेकर आता है. सो बेसिकली 3 conditions need to be fulfilled. अब ये 3 conditions हैं क्या? So ये 3 conditions basically, सबसे पहला condition is resource test. Second is share outstanding test, and third is debt equity ratio test. रिसोर्स टेस्ट कहता है कि जिस भी कंपनी में बायबैक हो रहा है ओके तो उस कंपनी के पास डेफिनेटली शेयर कैपिटल होगा. ओके, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बायबैक जो है वो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स यानी जो शेयर होल्डर फंड्स होते हैं उसका 25% से ज्यादा नहीं हो सकता. ये कंडीशन है रिसोर्स टेस्ट की. यानी बायबैक मस्ट बी लेस देन 25% ऑफ किन चीजों का? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस
free reserves. So this is resource test. Second is share outstanding test. Share outstanding test कहता है कि जो कंपनी है, that company cannot buy back more than 25% of number of shares issued or outstanding. यानी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है यानी इशूड है, उसके 25% से ज्यादा का कंपनी जो है वो बायबैक नहीं कर सकती. तो ये शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट हो गया. ओके, लास्ट इज डेट इक्विटी टेस्ट. तो डेट इक्विटी रेशियो वंस बायबैक इज डन, यानी कि आफ्टर बायबैक जो डेट इक्विटी रेशियो है, it cannot be more than 2:1. तो सेक्शन 68 कहता है कि अगर किसी कंपनी को बायबैक करना है तो उससे वो ये तीनों टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे. ये 3 कंडीशंस जो है वो उसको फुलफिल करनी पड़ेंगी. ओके, और इनमें से लोएस्ट of above 3 will be available for buyback. ओके, तो बेसिकली यहां पे हमने डिसाइड क्या किया, मैक्सिमम नंबर of shares to be bought back. इसको एनालाइज करने के लिए ये 3 टेस्ट जो है ये परफॉर्म करने पड़ेंगे, रिसोर्स टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट एंड डेट इक्विटी टेस्ट. ओके, next condition which is a part of section 68, if free reserves are to be used, creation of CRR is must. यानी अगर फ्री रिजर्व्स का पैसा जो है वो हम यूज कर रहे हैं बायबैक करने के लिए, तो हम डायरेक्टली फ्री रिजर्व्स के थ्रू नहीं कर सकते. हमें पहले एक ब्रिज क्रिएट करना होगा, वो ब्रिज है सीआरआर. सो बेसिकली फ्री रिजर्व्स का पैसा हम कहाँ डालेंगे, सीआरआर में. एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया, रिजर्व क्रिएट हो गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोलते हैं जिसको सीआरआर. और अब सीआरआर जो है इसमें जो पैसा गया हुआ है, तो इसको क्रिएशन के बाद जो है बायबैक किया जा सकता है. ओके, और ये जो सीआरआर हमारे पास क्रिएट हुआ है, इस सीआरआर को हम बाद में वी कैन यूज इट फॉर बोनस शेयर्स. ओके, सो ये कुछ हमारी कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान रखनी है. अब आ जाते हैं दोबारा से हमारे उस फॉर्मूला पे. बेसिकली हम इस इक्वेशन के थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू पूरा बायबैक जो है वो हम रैप अप करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो लेट्स से just creating a instance, let's say कोई एक कंपनी है ABC लिमिटेड. अब ये कंपनी जो है इट wants to buy back its shares. अब जो शेयर्स ये बायबैक करना चाह रही है, सो बेसिकली डिटेल्स आर
6 लाख शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू वाज 100 और मार्केट वैल्यू वाज 105। ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक इक्वेशन। हमने इक्वेशन क्रिएट किया, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स। ओके, अब 6 लाख शेयर्स जो हैं, ये 6 लाख शेयर्स को बायबैक करने की बात हो रही है। तो कंपनी जो है नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 6 लाख शेयर्स जो है ये तो बायबैक करेगी, लेकिन बायबैक करते टाइम कितना पैसा कंपनी को शेयर होल्डर्स को देना है। तो यहाँ पे उसकी फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू थी 100 रुपए, लेकिन मार्केट में अगर लेने जाएंगे, अगर शेयर होल्डर्स उसको मार्केट में बेचते हैं तो उनको 100 रुपए नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 105। तो डेफिनेटली कंपनी अगर 100 रुपए में उनको ऑफर करेगी या 100 रुपए में कैंसिल करना चाहेगी, तो क्या शेयर होल्डर्स बेचेंगे या कैंसिल करने देंगे? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा कंपनी को? कंपनी को जो मार्केट वैल्यू है यानी कि प्रीमियम, ओरिजिनल वैल्यू से थोड़े अप वैल्यू पे कंपनी को ऑफर करना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा, बायबैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमेशा ये थंब रूल है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कि जो कैपिटल में पैसा जाता है वो हमेशा कौन सी वैल्यू जाती है? ऑलवेज इट इज फेस वैल्यू। ठीक है, तो अब कंपनी जो है बायबैक जो कर रही है वो कितने अमाउंट पे कर रही है? फेस वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे? सो आंसर इज मार्केट वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर शेयर होल्डर मार्केट में जाएंगे तो उनको 105 रुपए मिलेंगे, तो रादर कंपनी को देने से बेटर वो क्या सोचेंगे कि हम मार्केट में बेच देते हैं तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कंपनी भी क्या करेगी, कंपनी बायबैक जो करेगी वो करेगी 105 रुपए में इस केस में। ओके, नाउ अब 105 में फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपए हैं ये क्या है? सो दिस इज नथिंग बट द प्रीमियम जो कंपनी बायबैक करने के लिए पे कर रही है। ओके, सो शेयर कैपिटल में हम ले लेंगे 100 और इन 6 लाख शेयर्स पे वो 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही है फॉर बाइंग इट बैक। ओके, तो टोटल अमाउंट जो ड्यू हो गया वो कितना हो गया? 6 लाख शेयर्स इनटू 105। तो ये आपका फर्स्ट इवेंट होता है हमेशा। तो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो जैसे ही हमने ये एनालाइज कर लिया, यानी क्या कि कंपनी जो है उसको कितने शेयर्स जो है वो बायबैक कर रही है और किस प्राइस पे बायबैक कर रही है, तो हम इसमें सबसे पहली एंट्री हम हमारी करते हैं, वो हमारी सबसे पहली एंट्री हो जाती है मेकिंग ड्यू। ओके, मेकिंग ड्यू। तो अब यहाँ पे ड्यू की एंट्री क्या करेंगे हम? तो हम एंट्री कर देंगे, क्योंकि हम इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, तो ओरिजिनल नेचर इज क्रेडिट, तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंपनी की तरफ से प्रीमियम भी पे हो रहा है तो इट्स अ बैड फीलिंग फॉर अ कंपनी, एक्सपेंस, तो हम इसको डेबिट करेंगे। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट, और ये पूरा पैसा ड्यू किसको करना है हमें? शेयर होल्डर्स को, तो क्रेडिट कर देंगे हम शेयर होल्डर्स। ठीक है, अमाउंट अब हम क्या ले लेंगे? तो जो अमाउंट यहाँ पे हमने अभी ड्यू के टाइम पे लिखा था, तो दिस विल बी देन ये हमारे पास हो जाएगा 5 रुपीज 30 लाख। तो ये हो गया हमारा टोटल, यहाँ पे इधर मैं लिख दे रही हूँ 6 करोड़
यहाँ पे ड्यू हो रहा है 30 और ये हो रहा है 630, तो क्रेडिट हो जाएगा, टोटल ड्यू हो गया 630। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सबसे पहले हमने ड्यू कर दिया। अब ड्यू करने के बाद कंपनी क्या करती है, पैसा अरेंज करना शुरू करती है। तो सबसे पहले वो पैसा अरेंज करती है प्रीमियम वाला। ओके, प्रीमियम वाला यानी 30 लाख। अब ये 30 लाख अरेंज करने के लिए कंपनी के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? इसको अरेंज करने के लिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी फ्री रिजर्व्स यूज करती है। फ्री रिजर्व्स का मतलब वो रिजर्व्स जो जिसमें जो पैसा रखा हुआ है वो डिविडेंड पे करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए वो अवेलेबल है, तो ऐसे रिजर्व्स को हम फ्री रिजर्व बोलते हैं। इनके अलावा ऐसे रिजर्व्स जो किसी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाए गए हैं या फिर कोई मैंडेट्स के लिए बनाए गए हैं, तो उस पर्पस के लिए या कोई रिस्ट्रिक्टिव पर्पस के लिए अगर बनाए गए हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं, तो उन रिजर्व्स को हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो फ्री नहीं होते हैं नेचर। मतलब उन पैसे को आप नहीं यूज कर सकते, उन रिजर्व्स को आप यूज नहीं कर सकते टू पे आउट दी डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। तो ऐसे रिजर्व्स जो अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, उनको हम फ्री रिजर्व्स कहते हैं। तो हम प्रीमियम का पैसा जो है वो हम हमेशा अरेंज करते हैं किससे, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में भी हमने ऊपर एक पॉइंट लिखा था, 68 सेक्शन जो है मेंशन करता है कि फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो उसमें इंक्लूड होता है फ्री रिजर्व्स में, और हम इस पर्पस के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हम देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को। यानी अगर हमारे क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो हम सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में देखेंगे कितना अमाउंट हमारा अरेंज हो रहा है। अगर पूरा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में लेट से इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है 30 लाख का, तो जितना है उतना तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेंगे और बाकी का जो है वो हम लेंगे अदर फ्री रिजर्व्स। तो उसमें हमारे पास आ जाएगा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर रिजर्व्स इफ क्वेश्चन मेंशंस। यानी अगर क्वेश्चन मेंशन करता है तो उस केस में फिर हम उस रिजर्व को भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ 6 करोड़ 30 लाख अरेंज करने थे, जिसमें से 30 लाख अरेंज हो गए, राइट। अब कंपनी को कौन से पैसे अरेंज करने हैं, कैपिटल वाले, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अब ये अरेंज करने के लिए कंपनी के पास होते हैं 3 ऑप्शंस। ओके, रादर 4 भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कंपनी के पास होता है फ्रेश इशू। कंपनी फ्रेश इशू कर सकती है शेयर्स का और उस इशू से जो पैसा आता है उसको वो बायबैक के लिए यूज कर सकती है। यूजुअली ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। ओके, सेकंड, कई बार कंपनी के पास ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं जो उसके पास रखे हुए हैं और उसका कोई यूज नहीं है, तो कंपनी सोचती है कि यार आइडल रखे हुए हैं या फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं है, सो इसको बेच देते हैं, इससे जो पैसा आएगा वो हम बायबैक पर्पस के लिए यूज कर लेंगे। यानी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट। फिर कंपनी के पास ऑप्शन होता है अपने फ्री रिजर्व्स को यूज करने का, यानी इसके थ्रू वो क्या क्रिएट करती है, सीआरआर, और इससे भी वो कैपिटल का पैसा अरेंज कर सकती है। एंड लास्ट ऑप्शन इज, अगर कोई कंपनी के पास अवेलेबल कैश है, बट इस पे हमें ये ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि जो भी कैश अवेलेबल है उसको यूज किया जा सकता है, तो ही हम उस कैश को यूज करेंगे, अदरवाइज हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब अरेंज कितना करना था, 6 करोड़ 30 लाख। 30 लाख प्रीमियम का सबसे पहले अरेंज किया, उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेकंड प्रायोरिटी अदर फ्री रिजर्व्स। अदर फ्री रिजर्व में आप पीएनएल पहले यूज कर सकते हो, जनरल रिजर्व बाद में कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने जनरल रिजर्व पहले यूज किया है, फिर पीएनएल में एग्जॉस्ट करूंगी और लास्ट में मैं देखूंगी क्या क्वेश्चन कोई दूसरे ऐसे रिजर्व्स हैं जो वो मुझे अवेलेबल कर रहा है, तो मैं उसको भी यूज कर सकती हूँ। 30 लाख मेरे अरेंज हो गए। अब आ जाते हैं 6 करोड़। तो 6 करोड़ को अरेंज करने के लिए अब मेरे पास 4 ऑप्शन है। पहला कि मैं कोई दूसरा कैटेगरी ऑफ शेयर जो है वो फ्रेश इशू कर सकती हूँ, उससे जो पैसा आएगा उसको फिर मैं
पे कर सकती हूँ, उससे बाय बैक कर सकती हूँ। दूसरा, कोई इन्वेस्टमेंट और एसेट रखे हुए हैं उसको बेच सकती हूँ। फ्री रिजर्व्स का पैसा यूज कर सकती हूँ, लेकिन वो डायरेक्ट यूज नहीं होगा, उसको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और चौथा, अगर कोई अवेलेबल कैश और क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है तो मैं उस कैश को फिर यूज कर सकती हूँ फॉर द पर्पस ऑफ अरेंजिंग द मनी फॉर शेयर कैपिटल पोर्शन। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे प्रीमियम का पैसा अरेंज हो गया, शेयर कैपिटल का पैसा अरेंज हुआ, पूरा 6 करोड़ 30 लाख अरेंज हो गया। नाउ वंस इट इज अरेंज्ड, अब क्या करना है, अब आपको पेमेंट कर देना है। तो लास्ट स्टेप इज द पेमेंट। तो अब आप क्या करोगे, सारा पैसा आप इन शेयर होल्डर्स को पे कर दोगे। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है। ओके, अब हम इसी सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे और हम सारी एंट्रीज को देखेंगे। आपको करना क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना है इस इक्वेशन में। मतलब आप ये इक्वेशन लिख लो, उसके बाद आप क्वेश्चन देखते जाओ, क्वेश्चन की जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको पुट करो, तो आपने एक समरी बना लिया आपके एंड पे। अब ये आपके आंखों के सामने। फिर अब आप क्या करो, बस आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो हम और कवर करने वाले हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बताया कि सबसे पहले हम ड्यू करते हैं। ओके, बट ये एक यूजुअल सिनेरियो है, बहुत नॉर्मल सिनेरियो जहाँ पे हम ड्यू करते हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले काम जो आप करोगे, कभी भी अगर आपके पास बायबैक का क्वेश्चन आया है तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ड्यू करने का नहीं करोगे, आप करोगे टू चेक वेदर द शेयर्स आर फुल्ली पेड और पार्टली पेड। ओके, तो अगर हम इस पॉइंट को ध्यान में रखें, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्टेप 1 वुड बी मेक partly paid shares to fully paid। ओके, तो एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, तो सबसे पहला काम यही करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर का अगर केस होगा तो आप यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखने वाले हो। ठीक है, जनरली इक्विटी शेयर्स ही होंगे। बी, अब पैसा मंगवा लो शेयर होल्डर से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, सो ये हो गया हमारा स्टेप 1। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करने वाले हो, आप यही करने वाले हो। आप ये चेक करोगे कि जो भी आपके शेयर्स गिवन है क्या वो पार्टली पेड है कि फुल्ली पेड है। अगर फुल्ली पेड है तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट स्टेप से शुरू कर देना। लेकिन अगर आपको पार्टली पेड दिख रहे हैं तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको क्यों फर्स्ट स्टेप लिखा या स्टेप 1, ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे कि आपको ये पॉइंट हमेशा चेक करना है। तो आप स्टार्टिंग यहीं से रखो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो फुल्ली पेड ही होंगे ना, तो ये एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, बट वेरीफाई हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा, यही हमें चाहिए। कोई पॉइंट मिस नहीं होने चाहिए हमारे क्वेश्चन के। ओके, अब वंस हमने ये कर दिया, अब इसके बाद जो अब नेक्स्ट काम होता है, अब नेक्स्ट काम हम कर सकते हैं, हमें ड्यू करना है। ओके, तो अब सेकेंड स्टेप, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके इसको स्टेप 2 लिख दे रही हूँ। तो ये हो गया अब हमारा स्टेप 2। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में अब हमारी जो इक्वेशन हमारे सामने है उसको सिर्फ जो हमने ब्रेक किया उसको सिर्फ प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो ड्यू कर लिया। ओके, वंस हमने ड्यू कर दिया, स्टेप 3 अब क्या होगा, पैसा अरेंज करना शुरू करना है। तो पैसा जो अरेंज कर रहे हो, सबसे पहले पैसा कौन सा अरेंज होता है, प्रीमियम का पैसा अरेंज होता है। तो यहाँ पे आप कर लेते हैं प्रीमियम पेबल
ऑन बायबैक। नाउ इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? सो बेसिकली हम सेटल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऊपर हमने प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक लिखा था, राइट? तो वो प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक जो है उसी को हम एडजस्ट कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। सो बेसिकली राइट ऑफ करने के लिए ऊपर हमने डेबिट किया था, तो यहाँ पे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट। अब एडजस्ट किससे कर रहे हैं या राइट ऑफ किससे कर रहे हैं? तो हमने ऊपर क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि हम फ्री रिजर्व्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद दूसरे फ्री रिजर्व्स। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, फ्री रिजर्व्स का आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? मैंने ऊपर जनरल रिजर्व पहले लिया है, फिर पीएनएल लिया है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन में दूसरा रिजर्व अगर मेंशन्ड है फ्री नेचर का तो वो भी मैंने ले लिया है, ठीक है? तो आप इसमें पीएनएल पहले कर सकते हो, तो आप उसको इस तरह से सीक्वेंस में लिखोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हैज टू बी गिवन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, अब प्रीमियम का पैसा अरेंज हो गया, ठीक है? तो हमारा बेसिकली ये पैसा अरेंज हो गया, ये 6 करोड़ 30 लाख में। ओके, अब हमें क्या करना है? कैपिटल का पैसा अरेंज। तो कैपिटल का पैसा अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या थे? 4 ऑप्शन थे। तो हम सबसे पहले पहला ऑप्शन ले लेते हैं, फ्रेश इशू वाला। तो स्टेप 4 विल बी फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। यूजुअली ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही होगा। ओके, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? तो जैसे हम कोई भी पैसा कलेक्ट करते हैं या फिर शेयर इशू करते हैं, तो सेम इशू की एंट्री हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री हो जाएगी, पहली एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इंस्टॉलमेंट में है तो अलग अलग होगा, अगर लमसम है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आई एम अज्यूमिंग कि अलॉटमेंट जो है यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में हो रहे हैं, यानी कि लमसम का केस है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। सेकेंड एंट्री हो जाएगी, ये तो एप्लीकेशन के टाइम पे, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अगर कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो वो। ओके, तो अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया फ्रेश इशू। एक बात जो अभी थंब रूल हमने डिस्कस किया था कि शेयर कैपिटल में हमेशा सिर्फ फेस वैल्यू जाएगी, और सिक्योरिटीज प्रीमियम एनी अमाउंट ओवर एंड अबव फेस वैल्यू इज द सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, तो ये बस हमें क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, देन फ्रेश इशू एक तरीका था, इसके अलावा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट, ये भी हम कर सकते हैं, इससे भी पैसा अरेंज हो सकता है। तो नेक्स्ट इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट। इस केस में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट और एसेट बेचा है तो गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट, ठीक है? ये आप लोगोगे बुक वैल्यू, यानी जो आपके बैलेंस शीट में या आपके पास अवेलेबल है। फिर इसको बेचने से आपके पास क्या आ रहा है? पैसा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये हो जाएगी आपकी सेल वैल्यू। अब हो सकता है लेट्स से कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी सेल वैल्यू थी 10 लाख,
बट बुक वैल्यू जो थी, पहला केस 8 लाख, सेकेंड केस बुक वैल्यू जो थी दैट वाज फॉर एग्जाम्पल 15 लाख। ओके, तो अगर फर्स्ट वाला केस होगा तो फर्स्ट वाले केस में प्रॉफिट है कि लॉस, यानी 10 लाख को मैंने बेचा लेकिन मेरी वैल्यू कितनी थी एक्चुअली बुक्स में 8 लाख की, यानी 2 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। तो मैं यहाँ पे जो 2 लाख है वो मेरा हो जाएगा प्रॉफिट, यानी सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, 10 लाख माइनस 8 लाख, ये है 2 लाख। तो इसको जो है अल्टीमेटली ये प्रॉफिट जो है ये क्या हो जाएगा मेरा, कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और क्योंकि प्रॉफिट है गुड फीलिंग, तो गुड फीलिंग हम क्या करते हैं, ऑलवेज क्रेडिट, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारा वैल्यू होगा प्रॉफिट अमाउंट। ओके, बट अगर हम सेकेंड केस लें तो सेकेंड केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड केस में बेसिकली सेल वैल्यू थी 10 लाख की, लेकिन जो बुक वैल्यू थी वो थी 15 लाख, यानी कि हमारा एसेट जो था उसकी वैल्यू ज्यादा थी लेकिन बेचने पे हमें सिर्फ कम पैसे मिले, 5 लाख कम, यानी हमारा यहाँ पे क्या हुआ, लॉस, यानी बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, 15 लाख माइनस 10 लाख यानी 5 लाख का हुआ लॉस। इसको भी हम कहाँ लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन अब ये क्या है, लॉस, बैड फीलिंग, तो बैड फीलिंग्स आप क्या करते हो, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फिर करेंगे डेबिट, और यहाँ पे हम लेंगे लॉस अमाउंट। ओके, तो ये केस था हमारा जब हमने पैसा अरेंज कहाँ से किया, इन्वेस्टमेंट या एसेट को बेच के। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 6, फ्री रिजर्व्स को भी यूज कर सकते हैं कैपिटल का पैसा अरेंज करने के लिए। तो क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यानी कि CRR। तब इसके लिए बेसिकली एक नया रिजर्व क्रिएट हो रहा है, तो जब रिजर्व क्रिएट होता है तो उसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो हमें इतना तो डेफिनेटली पता है कि CRR जो है वो तो क्रेडिट होगा, यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ये हो गया क्रेडिट। लेकिन इसमें जो पैसा जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, जो अवेलेबल फ्री रिजर्व्स है उससे जा रहा है, तो हम उन फ्री रिजर्व्स को क्या करेंगे, रिड्यूस, और रिड्यूस करने के लिए करेंगे डेबिट। तो क्रिएशन जो हो गया वो हो गया फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, अब यहां पर इन फ्री रिजर्व्स में क्या क्या है, तो जो हमने ऊपर पढ़ा था, अब फ्री रिजर्व की डेफिनेशन चेंज नहीं हो जाएगी, फ्री रिजर्व इज फ्री रिजर्व, राइट। तो फ्री रिजर्व में सबसे पहले हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया जनरल रिजर्व, हमारे पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आ गया हमारे पास अगर कोई रेवेन्यू रिजर्व है तो, इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कभी बोला है तो उस केस में फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, अब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में लेट से 10,000 रुपए थे, अब क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि 50% अमाउंट जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जा सकता है, तो यानी 10,000 का 50% 5,000 जो है वो फ्री रिजर्व हो गया और 5,000 जो है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया, तो हम उसका 5,000 जो है वो यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाइड था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3, इसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हम यूज कर सकते हैं। ये सेक्शन 68 हमें गवर्न करता है या फिर बताता है। ओके, और इससे हम CRR क्रिएट कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे प्रोहिबिशन किसका है, तो एक तो प्रोहिबिशन हमें पता है कि अगर कोई स्पेसिफिक या स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है तो वो हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा प्रोहिबिशन है रीवैल्यूएशन रिजर्व का। रीवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है वो एक इमेजिनरी रिजर्व है
उसमें एक्चुअल कोई पैसा नहीं होता रिवैल्यूएशन रिजर्व में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी थी, वो मशीनरी की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मैं रीवैल्यू कर रही हूँ उसके फिगर को, उसके वैल्यू को फिर से रीअसेस कर रही हूँ, रीवैल्यू कर रही हूँ, और ये किसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ, जो मार्केट में अभी उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या एक्चुअली उसकी वैल्यू चेंज हो गई क्या, या फिर उतना पैसा जो है क्या उस अकाउंट में ऐड हो गया या लेस हो गया? नो, राइट। तो ये जो है एक फिक्टिशियस या फिर आप कह सकते हो हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी रिजर्व होता है। तो जब इसमें कोई एक्चुअल चीज है ही नहीं और ये एक इमेजिनरी रिजर्व है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते, और ये ना हमारे फ्री रिजर्व का पार्ट है। ओके, तो फ्री रिजर्व में ये 4 चीजें हैं। इसके अलावा एक आप और यहाँ पे लिख लो, अदर्स, इफ क्वेश्चन सेज। ओके, तो यहाँ पे अब आपने क्या किया, सीआरआर का क्रिएशन कर लिया, उसके थ्रू पैसा अरेंज हो गया। लास्ट ऑप्शन इज अवेलेबल कैश। अवेलेबल कैश आपके बैलेंस शीट में दिख ही रहा होगा, तो आपको फिर कोई भी पैसा या कोई भी जर्नल एंट्री जो है करके पैसा लाने की जरूरत नहीं है, या जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये अवेलेबल कैश है। जितना भी बैलेंस होगा उसमें से आप देख लेना कि आप कितना यूज कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, और अकॉर्डिंगली आप उसको फिर यूज कर लेना, ठीक। नाउ ये सारी चीजें हो गई। प्रीमियम का पैसा अरेंज हो गया, सबसे पहले ड्यू कर लिया, ड्यू करने के बाद प्रीमियम का पैसा अरेंज किया, प्रीमियम का पैसा अरेंज करने के बाद शेयर कैपिटल का अरेंज किया, शेयर कैपिटल का भी अरेंज हो गया, यानी कि 6 करोड़ 30 लाख अब अरेंज हो गए। लास्ट स्टेप अब क्या करना है, सारे पैसे अरेंज हो गए तो भाग जाओ मनाली घूमने के लिए। नो, ये नहीं करना। मतलब हाँ, मनाली घूमने जाना है, लेकिन इन पैसों से नहीं जाना है, ठीक है। बड़ी मशक्कत की है कंपनी ने इन पैसों को अरेंज करने के लिए, और इससे वो क्या करने वाली है, जो शेयर होल्डर्स ड्यू किए थे उसने, वो शेयर होल्डर को ये पेमेंट करेगी। तो लास्ट क्या हो गया हमारा, लास्ट इज स्टेप 7, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जो शेयर होल्डर्स आपने क्रेडिट किए थे, ड्यू किए थे, उनको डेबिट कर दो। टू, क्या दे रहे हो, पैसा, यानी बैंक। सो दिस वुड बी आवर फाइनल एंट्री। ओके, ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट है बायबैक ऑफ शेयर्स का। ओके, सो बेसिकली इससे रिलेटेड जो आपके प्रोविजंस हैं, जो कंप्लाइंसेज है, जो चीज़ें हैं, वो आप लॉ में पढ़ोगे। जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे 2013 अपने लॉ के कोर्स में, लॉ के सब्जेक्ट में, तब आप वहाँ पे और डिटेल में पढ़ोगे कि क्या क्या प्रोविजंस है। जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए हमारे लिए ज़रूरी था और जो पॉइंट्स बेसिक्स हमारे लिए ज़रूरी थे, वही सिर्फ मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी था कि इसको न्यूमेरिकली या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन की अगर बात करें तो वो शुरू होता है यहाँ से। आप इस एक इक्वेशन को अगर फॉलो करो तो आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी एकदम बैंग ऑन, और क्वेश्चन जो है वो सिर्फ रह जाएगा आपके लिए जर्नल एंट्री को सिर्फ एक प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। ओके, तो स्टेप 1 एक बार रिपीट करते हैं, क्विक रिविजन। स्टेप 1 इज कि सबसे पहले आप ये चेक कर लो क्वेश्चन रीड करके कि फुल्ली पेड है कि पार्टली पेड है। अगर पार्टली पेड है तो फुल्ली पेड कन्वर्ट करो, उसके बाद ही आप उसको आगे फर्दर बायबैक कर सकते हो। अदरवाइज यू आर नॉट इवन एलिजिबल ब्रो कि आप उसको बायबैक कर सको, राइट। तो आपने फुल्ली पेड कन्वर्ट कर दिया। फुल्ली पेड कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारी लास्ट फाइनल कॉल की एंट्री होगी वो हम पास कर देंगे। तो फर्स्ट इज ड्यू की एंट्री, यहाँ पे आ जाएगा ड्यू एंट्री, और नेक्स्ट पेमेंट रिसीव करने की एंट्री। ओके, देन वंस आप एलिजिबल हो गए, आपके शेयर्स जो है फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो गए, अब आप क्या करोगे, अब आप ड्यू करना शुरू करोगे। बायबैक का प्रोसेस अब शुरू हो रहा है स्टेप 2 से। तो सबसे पहले ड्यू करेंगे, तो हम देखेंगे कि कितना पैसा हमें देना है। तो शेयर कैपिटल का कितना पोर्शन है, क्या कोई प्रीमियम हम पे कर रहे हैं इस बायबैक को करने के लिए, तो उनको दोनों को ऐड करेंगे। ये टोटल दोनों पैसा जो है हमको किसको देना है, शेयर होल्डर को। तो हमारी एंट्री बन गई शेयर कैपिटल प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट टू शेयर होल्डर। वंस दिस इज डन, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एज पर द इक्वेशन
कि हमें प्रीमियम का पैसा अरेंज करना है। तो प्रीमियम का पैसा अरेंज कहाँ से कर सकते हैं? सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम टारगेट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर नहीं है तो फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में आपके पास कोई सीक्वेंस का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो। पीएनएल पहले ले सकते हो, जनरल रिजर्व बाद में ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जनरल रिजर्व लिया है, फिर पीएनएल लिया है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हैज टू बी सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, अब प्रीमियम का पैसा अरेंज हो गया, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको फ्रेश इशू, आपको कौन सा पैसा अरेंज करना है? शेयर कैपिटल का। अब शेयर कैपिटल का पैसा अरेंज करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस है। या तो फ्रेश इशू कर दो, या तो अपने इन्वेस्टमेंट या एसेट्स को बेच दो, या तो फ्री रिजर्व्स को यूज करके सीआरआर क्रिएट करो, या फिर अगर क्वेश्चन बोलता है तो अगर कोई अवेलेबल कैश है या बैंक बैलेंस है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने केस लिया है। हाँ, एक चीज और यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, ये चारों जो है जरूरी नहीं है कि चारों ही हो किसी क्वेश्चन में। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है कि सिर्फ फ्रेश इशू से करना हो, या फिर हो सकता है कि फ्री रिजर्व यूज करने बोला हो, या फिर हो सकता है कॉम्बिनेशन हो, फ्रेश इशू, सेल एंड फ्री रिजर्व्स। ओके, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर फर्स्ट केस है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो हम जैसे इशू की एंट्री करते हैं वो हम कर देंगे। आप बस ये ध्यान रखना कि जो इशू हो रहा है वो लमसम अमाउंट एक साथ रिसीव हो रहा है कि इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, क्योंकि इशू 2 तरह से किए जा सकते हैं, लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। ओके, मैंने यहाँ पे जो एंट्री ली है वो मैंने दोनों एंट्रीज ली है लमसम अमाउंट वाली। अगर इंस्टॉलमेंट होगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड विल बी कि ड्यू की एंट्री करोगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ओके, नाउ एक बात और आप ध्यान रखें यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में डेट्स गिवन है तो आप डेट्स को जरूर देखें और उनको फॉलो करें। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट का केस है आपका, और इंस्टॉलमेंट के केस में एप्लीकेशन के टाइम पे आपने पैसा रिसीव किया, अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। ओके, अब आपका बायबैक जो है वो आपका बायबैक यहाँ पे हो रहा है अलॉटमेंट के बाद बट फर्स्ट कॉल के पहले। तो आपके पास पैसा इस पॉइंट तक, यहाँ तक रिसीव कितना हुआ वो पैसा? आपके पास तो सिर्फ एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ है ना, यानी आप फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इन दोनों के पैसे को आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होगा, डेट बाद में फॉल कर रही है। तो आप इन डेट्स का बस ध्यान रखोगे। ओके, देन सेकंड ऑप्शन कि आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बेच दो, एसेट बेच दो। तो फिर इन्वेस्टमेंट अगर आपने बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर प्रॉफिट या लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अगर लॉस है, लॉस पे बेचा है तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट में बेचा है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। ओके, लास्ट ऑप्शन, अगर फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, यू हैव टू क्रिएट न्यू रिजर्व जो कि होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको हम यूज कर सकते हैं ओनली फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री रिजर्व हमने क्रिएट किया, तो फ्री रिजर्व में यहाँ पे हमने फिर लिखा है कि क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड होते हैं। जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है किसी दूसरे फ्री रिजर्व को तो वो वाला पोर्शन। इसके अलावा स्टैट्यूटरी रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ पे यूज नहीं होते। नाउ अब आपके पास ये पूरा पैसा अरेंज हो गया, प्रीमियम का भी, शेयर कैपिटल का भी। अब वो पैसा लेके अगेन रिपीटिंग द पॉइंट, भागना नहीं है घूमने, हमें क्या करना है, शेयर होल्डर्स को वो सिर्फ पे कर देना है। तो लास्ट एंट्री वुड बी योर पेमेंट टू शेयर होल्डर। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको भी कवर करेंगे। आप इसको अच्छे से गो थ्रू करो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज कमेंट में इसको पोस्ट करें एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू दैट। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।